एक ऐसी सरकार जिसके पास अपना देश नहीं है। आज 2024 में भी एक ऐसा देश जो गुलामी झेल रहा है, एक ऐसा लोकतंत्र जिसे एक तानाशाही ने निगल लिया है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। आज 2 सितंबर यानी तिब्बत डेमोक्रेसी डे। आज के दिन तिब्बत की निर्वासित सरकार अपने लोकतंत्र की स्थापना का जश्न मनाती है, लेकिन ये जश्न गुलामी की बेड़ियों में मनाया जा रहा है। आज के वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे आखिर कैसे चलती है तिब्बत की सरकार और क्यों उन्हें अपना देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। साल 1947 में भारत नया आजाद हुआ था और जब भारत आजाद हुआ तो उसके पड़ोस में एक देश था जिसका नाम तिब्बत था। बुद्धिज्म की सरकार चलती थी। दलाई लामा को सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर का धार्मिक नेता माना जाता था। लेकिन 1950 के दौरान चाइना ने तिब्बत के ऊपर हमला कर दिया और इस दौरान लाखों की संख्या में लोग मारे गए। जिस समय चाइना ने हमला किया उस समय 60 लाख लोग तिब्बत में रहते थे। इसके दौरान लगभग हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई और अब तक 12 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत तिब्बत में हो चुकी है और 6000 से ज़्यादा मठों को, बुद्ध के मठों को नष्ट कर दिया गया है, उनको बर्बाद कर दिया गया है। चाइना के कब्जा होने के बाद 1959 में पहली बार तिब्बत के लोगों ने आंदोलन किया तिब्बत की आज़ादी के लिए। इस समय बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल के आए, लेकिन चाइना ने फोर्स का इस्तेमाल करते हुए, हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इस आंदोलन को बुरी तरह कुचल दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे धार्मिक नेता दलाई लामा, जिसके बाद उन्हें उनके ही देश से निर्वासित कर दिया गया। आज स्थिति यह है कि भारत में दलाई लामा एक जाने पहचाने चेहरे हैं। हर कोई दलाई लामा को अच्छे से जानता है, लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं रही। 1959 में जब दलाई लामा तिब्बत से भारत आए, उसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रिसीव किया और उन्हें धर्मशाला में अपनी निर्वासित सरकार चलाने की अनुमति दी। 2 सितंबर से निर्वासित संसद की शुरुआत हुई और इसी को तिब्बत डेमोक्रेसी डे के तौर पर मनाया जाता है। जो अभी के दलाई लामा हैं, उनका जन्म 1935 में हुआ था और बौद्ध धर्म में ऐसा है कि दलाई लामा बनाए नहीं, ढूंढे जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब किसी दलाई लामा की मौत होती है तो उसके बाद उनकी आत्मा अपने लिए उपयुक्त शरीर ढूंढती है। वो अपनी मृत्यु से पहले कुछ संदेश दे के जाते हैं, जिसके आधार पे ढूंढा जाता है। जो अभी के दलाई लामा हैं, इनको ढूंढने में 4 साल का समय लगा था और 5 साल की उम्र से इन्होंने अपनी शिक्षा लेनी शुरू कर दी, जिसके बाद बहुत छोटी उम्र में ही इन्हें अपना देश छोड़कर भारत आना पड़ा। भारत आने के बाद भी ये लगातार तिब्बत के जो निर्वासित लोग थे, लाखों की संख्या में जो लोग तिब्बत छोड़ने को मजबूर हुए थे, उन्हें आपस में इन्होंने जोड़े रखा, जिसके कारण 1989 में इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया, क्योंकि इन्होंने शांति बना के रखी। 1987 में एक बार फिर से तिब्बत में रिवॉल्यूशन होता है और इस रिवॉल्यूशन के दौरान हजारों लाखों की संख्या में लोग एक बार फिर तिब्बत छोड़कर भारत में आने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके संख्या कम होती जाती है। 2008 में जहाँ हजारों की संख्या में लोग हर साल भारत आते थे, वहीं 2018 आते आते संख्या 18 तक सिमट गई। क्यों? मेनली कारण है कि मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, क्योंकि तिब्बत से जो लोग आते थे वो लोग पहाड़ी रास्तों से बर्फ में होते हुए आते थे, हिमालय से धर्मशाला और नेपाल। लेकिन अब एक तो गार्ड्स की पेट्रोलिंग बढ़ गई है, मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया है और साधनों की कमी। 2006 में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसने दुनिया भर में लोगों को हिला करके रख दिया था। इस वीडियो में देखा गया था कि किस तरह 43 लोगों का एक ग्रुप तिब्बत से भारत की तरफ आ रहा था। तभी चाइना के जवान, चाइना के सैनिक उसे घेर लेते हैं और एक 20 साल की बच्ची को गोली मार दी जाती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने तिब्बत के समर्थन में बहुत सारी बातें की। ऐसा नहीं है कि तिब्बत के लोग अभी तिब्बत की आज़ादी के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा अभियान दुनिया भर में चलाया जा रहा है जिससे चाइना की सरकार के ऊपर दबाव पड़े। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग स्वयं का आत्मदाह कर रहे हैं, अपने शरीर में आग लगा रहे हैं, ताकि दुनिया का ध्यान उनकी पीड़ा, उनके निर्वासन, उनकी गुलामी की तरफ जाए। अब तक 159 लोगों ने, 159 बौद्ध भिक्षुओं ने चाइना के अंदर अपने शरीर में आग लगा ली। इसमें 131 पुरुष और 28 महिलाएं। 10 लोगों ने चाइना से बाहर किसी दूसरे देश में अपने से आत्मदाह किया है, जिसमें से 7 ने भारत में अपने जान दिए हैं और 3 लोगों की मृत्यु नेपाल में हुई है। आत्मदाह करने वालों में 16 साल का एक स्कूली बच्चा भी शामिल है।
इन सब के बावजूद तिब्बत की सरकार डेमोक्रेटिक रूप से चल रही है। भारत में चल रही निर्वाचित सरकार लगातार अपने चुनाव करवा रही है और अभी उनके चुनाव पिछले ही साल खत्म हुए हैं। जब 1960 में आए थे दलाई लामा, उस समय से लेकर 2011 तक वो अपना खुद चुनते थे अब उनका प्रतिनिधि कौन होगा, मगर 2011 में उन्होंने कहा कि अब वोटिंग के जरिए उन प्रतिनिधि चुना जाएगा और तब से लगातार चुनाव हो रहे हैं। इस बार जो चुनाव हुए थे उसमें 80,000 लोगों ने खुद को रजिस्टर्ड किया था। रजिस्टर करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास एक ग्रीन बुक हो, जो कि जो हेडक्वार्टर है धर्मशाला में, वहाँ से जारी किया जाता है। हर वो व्यक्ति जो ये दावा करता है कि तिब्बत से निर्वासित है और भारत के कहीं दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहा है, उसे धर्मशाला से आई कार्ड इशू किए जाते हैं और धर्मशाला में ही चुनाव होता है। इस चुनाव में एक आदमी 10 वोट डाल सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि वो 2 वोट महिलाओं को डालें। इस तरह की और बहुत सारी कोशिशें हुई। अब दलाई लामा क्योंकि ढूंढे जाते हैं और दलाई लामा तिब्बत में ही ढूंढे जाते हैं। इसके कारण विवाद इसलिए भी है कि इन दलाई लामा की मृत्यु के बाद आखिर अगला दलाई लामा कौन बने। चाइना इस पर लेकर दावा कर रहा है कि उसने नया दलाई लामा ढूंढ भी लिया है, लेकिन दलाई लामा अपने बयानों में कहते हैं कि वो पुनर्जन्म नहीं लेंगे और अगर वो पुनर्जन्म लेते भी हैं तो उनका जन्म चाइना के कब्जे वाले क्षेत्र में नहीं होगा। बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनका जन्म भारत में होगा और वो एक महिला के रूप में जन्म लेंगे। कैसी लगी आपको ये कहानी, कैसा लगा आपको तिब्बत का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, कमेंट करके बताइए और इस तरह के वीडियोस के लिए आयुष से जुड़े रहिए। हम इस तरह का कंटेंट लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।